गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने अभी तक अपने क्षितिज के 2 चैप्टर्स जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम जो नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं बेटा जी, वो है लखनवी अंदाज, और इसके लेखक जो हैं वो हैं यशपाल जी। तो सबसे पहले पाठ के बारे में जानने से पहले हम लेखक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद पाठ परिचय। तो सबसे पहले यशपाल जी का जन्म 1903 ईस्वी में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ था। इनके पिताजी का नाम हीरा लाल, जो कि हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के रहने वाले थे। वहीं पर उनकी एक छोटी सी दुकान थी। इनकी माता का नाम प्रेमा देवी था और वो एक अध्यापिका थी। इस लेखक की शिक्षा के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। इनकी माता जो है उन्हें दयानंद सरस्वती का सच्चा सिपाही बनाना चाहती थी। इन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज से बीए किया और यहीं पर रहते हुए ये क्रांतिकारियों के संपर्क में भी आए। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह तथा सुखदेव के साथ इन्होंने काम किया और कई बार ये जेल भी गए। सन 1976 में इनकी मृत्यु हो गई। ये तो था हमारा इनके जीवन के बारे में थोड़ा सा परिचय। जो यशपाल जी हैं मुख्य रूप से उपन्यासकार और कहानी लेखक माने जाते हैं। इन्होंने काफी उपन्यास लिखे हैं। इनकी जो भाषा शैली है वो भावपूर्ण है, चित्रात्मक है, वर्णनात्मक है। मतलब चित्रों के माध्यम से इन्होंने अच्छा वर्णन किया है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा लेखक परिचय। अब थोड़ा सा जो है हम वो पाठ के बारे में भी जान लेते हैं कि इसमें यशपाल जी ने क्या बताया है। इस पाठ के लेखक यशपाल जी हैं, जैसे कि हमें पता है। इस पाठ में लेखक ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि बिना पात्रों व कथा के कहानी नहीं लिखी जा सकती, परंतु एक स्वतंत्र रचना का निर्माण किया जा सकता है। मतलब कोई भी कहानी जब हम लिखते हैं उसके लिए हमें कोई घटना, कोई पात्र, कोई कहानी, ठीक है, इस तरह की चीजों की जरूरत पड़ती है, जो कि आप सबको भी पता है। ठीक है, इसके बाद इसमें बताया है उन्होंने नवाब जो होते हैं उनके दिखावटी अंदाज का, मतलब जो दिखावे की उनकी संस्कृति है उस पर लेखक ने मुख्य रूप से व्यंग्य किया है, और वही चीज जो है वो हम अब इस पूरे पाठ में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब एक एक करके जैसे मैंने पॉइंट्स बनाए हुए हैं, इन पॉइंट्स के द्वारा हम पूरे पाठ का सारांश जो है वो अच्छे से समझ लेंगे। तो आइए अब एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले आता है सेकंड क्लास का टिकट लेना क्यों। मतलब कि जहां से शुरुआत होती है वो यहीं से होती है। ठीक है, तो इसमें लेखक जो है वो सेकंड क्लास के डिब्बे का ही टिकट क्यों लेते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले जो है लेखक एकांत में अपनी नई कहानी के बारे में सोचना चाहते थे, इसीलिए वो सेकंड क्लास का टिकट लेते हैं। क्योंकि सेकंड क्लास का किराया जो है वो ज्यादा होता है और इसीलिए उसका टिकट लिया ताकि आराम से वो अपनी यात्रा कर सके। दूसरा, ज्यादा दूर जाना नहीं था तो इसीलिए किराया भी ज्यादा नहीं था, और यही सोचकर वो सेकंड क्लास का टिकट ले लेते हैं और जल्दी में भागते हुए अपनी डिब्बे में चढ़ जाते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा नई कहानी के बारे में सोचना। लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट ले लिया और वो जल्दी से ट्रेन में चढ़ गए। क्योंकि वो अपनी नई कहानी के बारे में सोचना चाहते थे। सेकंड क्लास में भीड़ कम होती है और लोग जो है वो कम यात्रा करते हैं, तो लेखक को ज्यादा समय मिल जाता आराम से अपनी कहानी के बारे में सोचने का। क्योंकि उन्हें कोई वहां पर डिस्टर्ब यानी तंग करने वाला कोई भी नहीं होगा, इसीलिए वो अपनी नई कहानी के बारे में आराम से सोच सकते हैं बिना किसी रुकावट के। तो और साथ ही साथ वो खिड़की से प्राकृतिक दृश्यों का आनंद भी ले सकते हैं। लेखक को लग रहा था कि डिब्बे में कोई नहीं होगा, लेकिन डिब्बे में उन्हें एक नवाब साहब मिलते हैं जो पहले से ही प्लाथी लगाए हुए अपनी
सीट पर बैठे होते हैं। जब नवाब साहब लेखक को देखते हैं तो वो उनके लिए कोई खासा उत्साह नहीं दिखाते हैं। मतलब जैसे हम कहते हैं कि कोई हमें मिलता है, अकेला अनजान व्यक्ति है, तो जैसे थोड़ा मुस्कुरा देते हैं, बात करते हैं, हालचाल पूछते हैं, इस तरह से। लेकिन नवाब साहब ने किसी तरह की कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं की। इससे लेखक ने सोचा कि शायद वो उनसे बात करने में रुचि नहीं रखते हैं, और इसीलिए जो लेखक हैं वो भी आराम से जाकर अपनी सीट पर बैठ गए। नवाब साहब का व्यवहार, लेखक को लगा कि नवाब साहब जो हैं वो थोड़ा अकड़ू किस्म के व्यक्ति हैं। क्योंकि जब भी कोई नया आदमी एकदम से हमारे सामने आता है तो हम उसे हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसका स्वागत करते हैं, जबकि नवाब साहब ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो आराम से बस अपनी सीट पर बैठे मुस्कुराते रहे, अपने आप में ही जैसे वो कुछ सोच रहे हों। तब लेखक ने सोचा कि शायद नवाब साहब भी किसी कहानी के बारे में सोच रहे हैं और वो उसी की उधेड़ बुन में लगे हुए हैं कि कहानी कैसे लिखें, उसके लिए पात्र क्या हो, घटना क्या हो। इस तरह से शायद वो भी सारी यही बातें सोच रहे हैं, और इसीलिए शायद नवाब साहब को लेखक का उस डिब्बे में आना पसंद नहीं आया। और इसी तरह से एकदम से जो है नवाब साहब लेखक की तरफ देखते हैं और पूछते हैं कि क्या पूछते हैं, जो मुख्य बात अब हमें यहाँ से पता चलती है, जिससे हमारी कहानी शुरू होती है, खीरे का प्रसंग आना। नवाब साहब जो हैं वो खीरा खाने के लिए लेखक से पूछते हैं, लेकिन लेखक जो है वो एक बार मना कर देते हैं कि नहीं। उसके बाद जो है इसमें ये बताया गया कि किस तरह से जो नवाब साहब हैं वो खीरे की फांकों को तैयार करते हैं। सबसे पहले वो खिड़की से बाहर निकालकर खीरों को धोते हैं, फिर पास रखे तौलिए से अच्छे से पूछते हैं, फिर उसको छीलते हैं, उसका झाग निकालते हैं, और फिर कितने आराम से प्यार से उनकी खीरे के फाकों में बदलते हैं, और उसके बाद उस पर नमक मिर्च मसाला जो भी होता है उसको अच्छे से बुरका देते हैं। ठीक है, और फिर जैसे मतलब उन सबको देखकर कि किस तरह से वो खीरे को तैयार करते हैं खाने के लिए, लेखक के मुंह में भी पानी आ जाता है, और एक बार उसका मन करता है कि काश उसने मना न किया होता और वो खीरे खाने के लिए हाँ कर देता। ठीक है, इतना है। इसके बाद जो दूसरी बात आती है, लेखक का आत्मसम्मान आहत होने का कारण। अब उन्होंने जैसे शुरू में एक बार नवाब साहब ने उनसे पूछा कि क्या आप खीरा खाएंगे, किबला शौक फरमाइए, इस तरह के शब्द जो हैं वो आपको इसमें मिलेंगे। तो लेखक ने उर्दू के शब्दों का इसमें काफी प्रयोग किया है। तो लेखक जो है वो कहते हैं कि खीरे की फांकों को इतने अच्छे ढंग से नवाब साहब ने तैयार किया तो लेखक के का मन हो रहा था कि वो भी खीरा खाए, लेकिन अब मना कर चुके हैं एक बार, तो अब अगर दोबारा उसको हाँ बोलेंगे तो उनके आत्मसम्मान पर उनका आत्मसम्मान आहत होगा। क्योंकि मना कर दिया, अब दोबारा फिर से हाँ कहेंगे तो नवाब साहब उनके बारे में क्या सोचेंगे। यही सोचकर लेखक जो है वो दोबारा फिर से मना कर देते हैं कि उन्हें खीरा नहीं खाना है। इसके बाद आगे जो आता है, नवाब साहब जो हैं खीरे की फांकों को अपने मुंह तक लेकर जाते हैं। ठीक है, उसको आंखें बंद करके उसके रस का स्वाद लेते हैं, उसकी खुशबू को महसूस करते हैं, उसके स्वाद को महसूस करते हैं, और फिर एकदम से उन खीरे की फांकों को बिना खाए ही खिड़की से बाहर फेंक देते हैं। और इसी तरह से नवाब साहब बारी बारी से सभी खीरे की फांकों को अपनी नाक तक लाते हैं, उसके रस को महसूस करते हैं, और फिर खीरे की फांकों को खिड़की से बाहर फेंक देते हैं। तो वो ऐसा क्यों करते हैं? ठीक है, तो इसके लिए जो लेखक है वो हमें बताते हैं कि शायद नवाब साहब को ये लगा होगा कि खीरा तो जो है वो आम आदमी के खाने की वस्तु है, और नवाब साहब जो हैं वो सफेद पोश हैं, सफेद कपड़े पहने हुए हैं, अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं, और वो अब एक आम आदमी यानी लेखक के सामने खीरे जैसी सामान्य वस्तु को खाएंगे तो उनका जो रुतबा है, ठीक है, वो जो है वो कम हो जाएगा। तो इसीलिए वो खीरे को
खाने की बजाय खिड़की से बाहर फेंक देते हैं, उसके रस को महसूस करते हुए। ठीक है, इससे अब आगे दूसरी बात हमारे सामने आती है, क्या इससे नवाब साहब की भूख शांत होती है? ऐसे ही लेखक खुद सोच रहे हैं कि जैसे उन्होंने बिना खाए ही खिड़की से बाहर जो है वो सारी फाकों को फेंक दिया, तो क्या इससे उनकी भूख शांत हो गई होगी? तो उसी समय नवाब साहब को डकार आती है। जिसे आमतौर पर आपने देखा होगा, जब भी हम खाना खाते हैं उसके कुछ समय बाद हमें डकार आती है। इसका मतलब क्या है कि हमारा पेट भर गया है और हमें और खाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जैसे ही लेखक सोचता है उसी समय नवाब साहब को डकार आ जाती है। इसका मतलब क्या है कि उनकी भूख जो है वो शांत हो गई है। अब जो लेखक हैं वो खुद हैरान होते हैं कि इस तरह से कैसे भूख शांत हो सकती है कि सिर्फ वो खीरे को सूंघा, ठीक है, फिर खिड़की से बाहर फेंक दिया और इससे उनकी भूख शांत हो गई। तभी नवाब साहब जो हैं वो लेखक की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि खीरा खाने में तो अच्छा लगता है, परंतु अपच होने के कारण मैदे पर, मतलब जो हमारी अमाशय है उस पर ज्यादा जोर डालता है। क्यों? क्योंकि खीरा जो है वो बहुत देरी से पचने वाला पदार्थ है, मतलब ऐसी खाद्य वस्तु है जो देर से पचती है। इसीलिए वो कहते हैं कि ये मैदे पर यानी हमारी अमाशय पर जोर डालता है और इसको पचने में समय लगता है। इसके बाद जो मुख्य बिंदु है वो क्या है? लेखक के ज्ञान चक्षु खुला, मतलब ज्ञान रूपी आंखें। इसमें लेखक क्या कहते हैं कि जैसे ही मैं देखता हूं कि नवाब साहब को डकार आ जाती है बिना खीरे खाए हुए, ठीक है, तो क्या बिना पात्रों के, बिना कहानी के, बिना किसी घटना के कहानी क्यों नहीं लिखी जा सकती? मतलब जब बिना कुछ खाए खाने का डकार आ सकता है, भूख शांत हो सकती है, तो हम जो लेखक हैं वो बिना किसी घटना या पात्र के कहानी क्यों नहीं लिख सकते? इसीलिए लेखक कहते हैं कि मेरे ज्ञान चक्षु जो हैं वो खुल गए और मुझे एहसास हुआ कि बिना घटना के, बिना पात्रों के भी कहानी लिखी जा सकती है। बिना घटना, पात्रों और विचार के क्या कहानी लिखी जा सकती है? मतलब एक स्वतंत्र रचना का निर्माण ऐसे किया जा सकता है, लेकिन कोई भी कहानी जब हम लिखते हैं तो उसमें कोई न कोई घटना होती है, पात्र होते हैं और कुछ न कुछ विचार भी होता है। उदाहरण के लिए अगर हम समझने के लिए ले तो हम लखनवी अंदाज पाठ को ही ले सकते हैं। क्या इसमें कोई घटना नहीं है, या इसमें कोई पात्र नहीं है, या कोई विचार नहीं है? ये सारी चीजें जो है वो हमें इस पाठ में मिलती हैं। घटना के रूप में खीरे वाली घटना है, ठीक है। पात्रों के रूप में क्या है? लेखक और नवाब साहब। और विचार कि लेखक को ये विचार आना कि कहानी कैसे लिखी जा सकती है या बिना खाए डकार कैसे आ सकती है। ये सारी चीजें जो हैं वो लेखक को सोचने के लिए मजबूर करती हैं और वो कहते हैं कि बिना घटना और पात्रों के कहानी लिखी नहीं जा सकती। कुछ भी हो चाहे तो उसमें घटना, पात्र जो है वो अपने आप आ जाते हैं, तभी इस तरह से कोई भी कहानी बनती है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ आपको चैप्टर के बारे में समझ आया होगा कि किस तरह से लेखक जो है वो ये सिद्ध करना चाहते हैं कि क्या बिना घटना, पात्रों और विचार के कोई कहानी लिखी जा सकती है। तो अंत में वो स्वयं ही कहते हैं कि बिना घटना और पात्रों के कहानी नहीं लिखी जा सकती, क्योंकि कोई भी कहानी जब हम लिखेंगे उसमें घटना, पात्र, विचार, स्थान, देशकाल, वातावरण, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारा जो पाठ है वो खत्म होता है। अब थोड़ा सा मैं आपको यशपाल जी की भाषा शैली के बारे में बताऊंगी जो कि इस पाठ से संबंधित है। आत्मकथात्मक शैली, आत्म अपना, कथा, कहानी, मतलब इस पाठ में जो शैली या जो रीति ढंग प्रस्तुति का लेखक ने प्रयोग किया है वो क्या है? आत्म कथात्मक। मतलब लेखक ने स्वयं को माध्यम बनाकर ये कहानी लिखी है। इसमें उन्होंने तत्सम, तद्भव, उर्दू शब्दों का काफी प्रयोग किया है। आपने इसमें जब चैप्टर पढ़ोगे या इसके वर्ड मीनिंग आप देखोगे तो उसमें आप देखोगे बहुत सारे जो हैं उर्दू के शब्दों का इसमें लेखक ने प्रयोग किया है। जैसे दो चार अगर बताएं, मुफस्सिल, एहतियात, सफेद पोश, किफायत, आदाब अर्ज, नफीस, नजाकत, नफासत,
नस्ल, इस तरह के जो शब्द हैं, मतलब काफी शब्द हैं जो लेखक ने इसमें उर्दू के प्रयोग किए हैं। और दूसरा, इन्होंने इन शब्दों के प्रयोग से अपनी कहानी को सजीव रूप दिया है। जैसे हम इसको पाठ को पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये जो कहानी है या ये जो घटना घटित हुई है वो हमारे सामने ही घटित हुई है। इससे जो कहानी है वो सहज, स्वाभाविक व रोचक बन गई है। मतलब जब हम पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं तो हमारे मन में ये चीज आती है कि क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है कि बिना घटना और पात्रों के कहानी लिखी जा सके। बिना एक खीरे के माध्यम से कैसे लेखक अपनी बात हमें स्पष्ट कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम पाठ पूरा पढ़ते हैं तो ये बात जो है वो हमारे सामने स्पष्ट हो जाती है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये पाठ जो है वो समझ में आया होगा। अगर इस पाठ से संबंधित कुछ भी आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।